अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता टीवी में खुशामदीद। तज़किया मंजूर शेख का के साथ का प्रोग्राम लेकर मैं और मंजूर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अभी कल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान और गिरदोनवा के ममालिक के हवाले से। लेकिन हमें पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करना चाहेंगे मंजूर शेख साहब के साथ। उस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, वो ये है कि आने वाला साल यानी जुलाई 2030 से जुलाई 2022 से जून 2023 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त है। अ, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, उन्होंने जो उसको फ़ोरकास्ट किया है, वो 3.5 है। और इन्फ्लेशन जो उन्होंने फ़ोरकास्ट की है वो 18% है। इसके मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने इसमें बयान की हैं, उसमें ख़ुसूसन सैलाब और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वग़ैरह है। तो मंज़ूर शाह शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जॉइन किया। थैंक यू मंज़ूर खालिद। साहब, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो फ़ोरकास्ट है, इसको आप पाकिस्तान के तनाज़ुर में कैसे देखते हैं? सलाउद्दीन, एक चीज जो है वो हम सब जानते हैं कि जो इकोनॉमिक जो एनालिसिस है, मुआशी जो तंजीए हैं, हम लोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन शायद हमसे ज़्यादा सीरियसली और हमसे ज़्यादा वाइजली इंटरनेशनल जो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर रहे होते हैं। उनकी जो है वो दो तीन बड़ी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि जाहिर है कि ये सारे इदारे जो हैं दुनिया जहान के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। अब जिनका पैसा होता है वो काफ़ी सीरियस पार्टी होती है कि जहाँ पे हम लोग पैसे लगा रहे हैं, उनका जो है वो आउटपुट क्या निकलना है, और वो ये भी देख रहे होते हैं कि वहाँ पे इंडिकेटर्स क्या हैं, और पैसे लगेंगे तो जाहिर है कि रिटर्न भी होता है। कुछ तो बिल्कुल सही। बहुत मिनिमल किस्म के पैसे होते हैं, अपना रेट के हवाले से। वो उनकी तो है, इम्पोर्टेंस सही है उसकी भी, लेकिन मजमूई तौर पे पैसा सही सिमत में खर्च हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारे, इवन IMF, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का अपने अपने डोमेन में रह के तजिया कर रहे होते हैं, उनकी मैशियत पे नज़र रखते हैं। और ये भी पाकिस्तान समेत दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक हैं उनका एनालिसिस है। और पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। आपने जिस तरह कहा कि इसमें तीन चार चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको सामने रख के आई एम श्योर कि हुकूमत भी सोचेगी, लेकिन हुँ, हुकूमत के साथ साथ जो है वो शायद अपोजिशन और सोसाइटी में और जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी सोचने की जरूरत है। अब इमरान खान के दौर में खास तौर पे कोविड वाले जमाने में आपको याद होगा कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो नेगेटिव में चली गई थी। जी, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कोविड से निकले हैं। कोविड से निकलने के बाद जो है वो खान साहब की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो किसी के हुँ, सामने ढकी छुपी नहीं है। उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी मुश्किलात में फंस गई, और इवन हाँ, खुद इमरान खान की हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा था। आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया हाँ, था, और ये मुल्क जो है वो हुँ, इतने कर्जे लेके चलाया गया कि वो खुद आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा कि अगर आप इसको रिपोर्ट के और ज्यादा एस्पेक्ट्स देखें, इसको खोलें, इनकी वेबसाइट पे जाएं, तो अब ये सारे इदारे कहते हैं कि एक साल में इतने कर्जे लिए गए कि गुज़िश्ता 47 ईयर्स में जो है वो, नहीं, सॉरी 75 ईयर्स में जो है वो शायद इतने कर्जे जो है ना वो नहीं लिए गए। नहीं, तो आप अंदाजा करते हैं कि जो ममालिक सिर्फ कर्जों पे चलते हैं उनकी मैशत का क्या हशर हो जाता है जो हमारा हुआ, उनके अवाम हाँ, का क्या हशर हो जाता है जो हमारा हुआ। अब बिल्कुल इसमें सही। और ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिसाल, ये फाइनेंशियल ईयर जो है इसमें जैसे ही इस हुकूमत ने स्टार्ट किया है, तो हुँ, एक एक्सपेक्टेड है कि आपकी ग्रोथ जो है वो 6% को टच कर रही है, बिल्कुल और सही। आपका इन्फ्लेशन भी जो है वो डबल डिजिट में है, 12
12 12 उस पे जा रहे हैं। हाँ, तो ये इनका ये ख्याल है कि जो आईएमएफ की एडजस्टमेंट्स है उसमें जाहिर है कि आपको बड़ी फिजिकल टाइटनिंग करनी पड़ती है मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ तरीकों से। और साथ साथ जाहिर है कि आईएमएफ के जो कर्जे होते हैं उसमें उन पैकेजेस में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी आप लोगों को जो बहुत सारी सब्सिडी दे रहे होते हैं ना, तो वो हाँ, सब्सिडी आप न दें और आपका रिटर्न कैसे इंश्योर होगा ये पूरा हमें प्लान बता दें। अब सही है। वो पूरा प्लान इस तरह है कि आप कहाँ से खर्चे बचाएंगे। आपके सीधे सही। सीधे मोटे दो तीन ऐसे खर्चे हैं जिनसे आप जान छुड़ा ही नहीं सकते। मिसाल, मुल्क को चलाने के लिए, पूरी स्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए आपके खर्चे हैं, डिफेंस हाँ, वाले खर्चे हैं। तो सही। उसके बाद जो है आपके पास इतना ज्यादा बचता नहीं है, तो ठीक उसमें है। आपको थोड़ा बहुत स्पेस जो है ये लोग इस तरह कवर करा रहे होते हैं कि जो आम लोगों को सब्सिडी दी जाती है गैस हाँ, में, आपके बिजली में, आपके और बहुत सारी मद में दी जाती है, वो आप खत्म करें और बड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में आपको याद है कि वो नहीं हुआ, उन्होंने किस तरह हाँ, किया। अब इनको तो करना पड़ेगा इसलिए कि और कोई चारा है नहीं। बहुत सारे लोग ठीक। हमारे पास कहते हैं कि जी इतना थोड़ा सा कर्जा है और हम इतने बड़े शर्त और बड़ी कंडीशंस हम लोग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। असल सही। में ये रेटिंग की कमी होती है क्योंकि हम्म। पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम है वो इतना क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि आपको एक ही इदारा अगर पैसे नहीं देगा, आपकी हम्म। सिफारिश नहीं करेगा, आपके सर पे हाथ नहीं रखेगा शफकत का, तो बाकी सारे दुनिया के इदारे जो है वो भी कहेंगे कि जी वो जो की इदारा है वो ही आपके हाँ, ऊपर शफकत हाथ नहीं रखता तो हम कैसे रखें। और बिल्कुल सही। पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि माली के सारे तजुर्बात से हम लोग सीखते नहीं है, पाकिस्तान ने सीखा नहीं है। उसकी वजह से हमारे ऊपर जो ट्रस्ट का रेशो है दुनिया में वो भी हाँ, बहुत कम है। हम लोग हाँ, बड़े वादे करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर रहे होते हैं, टारगेट्स पूरे नहीं कर रहे होते हैं और हर दफा जाके उसी चंगल में फंस जाते हैं। दुनिया के सही। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो आईएमएफ से हाँ। कर्जा लेते हैं लेकिन अच्छा सर, वो टारगेट तो आप। पूरा करते हैं, लेकिन साथ साथ हम्म। जो है वो ये भी देख रहे होते हैं कि इससे फायदा कितना लेना है। हम कर्जे सही। लेके बड़ी अयाशियों की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारे जो एलिट्स है आप उनके जो है वो शाहाना खर्च आप देखें, उनके लाइफ स्टाइल देखें, उनके घरों में जाए तो आप और मैं तो बेहोश हो जाएंगे ना। तो हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और मैं वो समझता तो हूँ कि सबको सोचने की जरूरत है। मैंने बहुत पहले कहा था ना, कर्ज की पीते हैं मैं और ये समझते हैं रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन। तो वो तो बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे जो अशराफिया है वो अपनी अय्याशी छोड़ने पे तैयार नहीं है। आपने एक बात की बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जिसकी वजह से हम आईएमएफ के पास गए और बहुत ही सख्त शराइत के ऊपर मुआहिदा किया, और वो भी दीगर फाइनेंशियल इदारे भी उसी को फोकस कर रहे हैं, आईएमएफ के मुआहिदे को यहाँ तक इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत हमारी है, और वो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इंपोर्ट की के ऊपर पाबंदी है, एलसी के ऊपर पाबंदी है, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री चलाने के इक्विपमेंट भी मंगाने के ऊपर मुश्किल में है। और एक तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको बता रहा है कि 18% आपका जो महंगाई है वहां पे जाएगी। एक हम अजीब दलदल के अंदर फंसे हुए हैं कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो बैलेंस आउट हो जाएगा हमारे पेमेंट का, इंपोर्ट रोकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री के ऊपर असर आना शुरू होगा। हम या आप या आवाम जो भी चीज खरीदने जाते हैं, हफ्ते भर बाद वो महंगी हो जाती है। ये एक ऐसी दलदल के अंदर हम फंसे हुए हैं। इसमें से पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस हैं, कैसे वो निकलेगी। और दूसरी बात ये कि अगर 3.5 हमारा ग्रॉस है, वो तो बिल्कुल एक कम से कम 5% होनी चाहिए कि आप एक ठीक है, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, 5% मिनिमम होनी चाहिए। तो ये सारे को हुकूमत पीडीएम कैसे देख रही है?
इसमें देखिए एक चीज इम्पोर्टेंट है कि आप जाती जिंदगियों में, फैमिली लाइफ में जब कोई मसला हल नहीं कर सक रहे होते हैं, तो वो मसला रिपीट हो रहा होता है और एक टाइम पे आपको लगता है कि ये दलदल है, राइट। और पाकिस्तान में भी इस तरह है कि हर दफा हम लोग आके बैक टू स्क्वायर वन पहुंचते हैं। उसका तो एक हिस्टोरिकल जो है वो पर्सपेक्टिव है, लेकिन सिंपली अगर मैं एक महीने में 500 रुपए मेरे पास आते हैं और मेरा खर्चा जो है वो 700 रुपए है, तो हर महीने 200 रुपए का तो ज़ाहिर है मेरा खसारा होगा ना, शॉर्टफॉल होगा। यानी कि इकोनॉमी को जी समझना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये लोग बताते हैं कि जी इतना डिफिकल्ट है, ये है, फला है। इकोनॉमी को समझना मुश्किल नहीं है, इसी तरह जिस तरह सियासत को समझना मुश्किल नहीं। सियासत भी सही। क्या है? सियासत भी ये है कि हाँ आप फैमिली से लेके, फैमिली के एक यूनिट से लेके रियासत की सतह पे आप मामलात को चलाने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करते हैं ना। तो वो सही है। इकोनॉमी इसी तरह है कि जी आपकी कमाई जो है वो 500 रुपए है, आप खर्च कर रहे हैं 700 रुपए। तो हम्म। लोग हमें देखते हैं कि यार ये इसकी छोटी मोटी नौकरी है, 500 रुपए इसके घर में आते हैं, 700 रुपया खर्चा करते हैं। वो आदमी कहते हैं कि यार तुम पागल हो गया। मतलब नॉर्मल हम्म, किसी का रिएक्शन यही होता है ना कि भाई पागल हो गया। अच्छा, हम बिल्कुल लोग सही। इसका का मुल्क रहे हैं कि जी हाँ चलाए जा रहे, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जी हमारी कमाई जो है वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कमाई हाँ बढ़ाने के लिए आप नए रिसोर्सेज दरियाफ्त करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हमारे हाँ पास चंद सेक्टर्स हैं जिनको हम लोग जो है वो खींच के जा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से जब समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे पास पाकिस्तान के आप रिसोर्सेज देखें, एग्रीकल्चर में हम इतने रिच किस्म के लोग हैं कि मत पूछें। लेकिन आप स्टोर पे जाएंगे जी जी। तो खाने पीने की चीजें, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हो। अब आप खुद बताएं, हाँ इसकी तुक है क्या? दूसरी बात है कि हाँ इंजीनियरिंग के सेक्टर को देखें, जिसको हम लोग आमतौर पे देख रहे होते हैं। अब उसमें हम लोग खुद चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस करना, उनको एनकरेज करना, उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे साजगार नहीं, माहौल नहीं मिलेगा आपके सामने। क्या आपके पास हाँ इंजीनियर्स नहीं है, आपके पास सोचने वाले लोग नहीं है? तो जब तक कौमें खुद इन सारी की तरफ नहीं जाती, तब तक इस हाँ भंवर से, इस स्वयं से निकल निकल नहीं पाती। अब इसमें तो दो बिल्कुल। राय है नहीं ना। लेकिन हमारे पास हम्म। प्रॉब्लम है कि इम्पोर्ट करके चीजें बेचने में आपको मुनाफा बड़ा होता है और आपको इतनी दिक्कत भी नहीं हाँ होती। उसकी वजह हाँ से होता यह है कि हम आस्ता 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 एक इम्पोर्टेड, एक कंज्यूमर किस्म की सोसाइटी बन गए। ए से लेके जी तक चीजें बाहर से मंगाते हैं। आप ये बताएं ना, आपने कभी यहाँ पे इंडिया की तरह बी इंडियन बाय इंडियन का कोई स्लोगन सुना? इंडिया की नहीं। पूरी इकोनॉमी, उनकी सारी मैशत जो है उनके पेट्रियाटिज्म पे डिपेंड करती थी। बी इंडियन बाय इंडियन। यानी जुमा जुमा हम्म। 8 दिन का तक तो उनके पास फोक्सी और बड़ी भद्दी किस्म की देखते हुए ऐसी गाड़ियां नजर आती थी जो हाँ दूर से दिखता था कि यार ये किस किस्म की गाड़ियां चलाते। वो सही है। लेकिन उसी वक्त हमारे पास क्या था? दुनिया जहान किया का नया मॉडल पाकिस्तान में आपको मिलता था। कोई किसी से नहीं हाँ पूछता था कि कहाँ से आता है। तो जब तक हाँ हम लोग अपनी कमाई का जरिया बढ़ाएंगे नहीं, तो कहाँ से हाँ करेंगे? हम तो अभी किस्म के मुल्क हैं कि जी बिजली पैदा करते हैं। क्या ख्याल है कि पाकिस्तान अकेला मुल्क है जिसके पास पावर शॉर्टफॉल रहा है? इंडिया में भी हाँ पावर शॉर्टफॉल रहा है, वहां पे भी जो हाँ। है वो शेडिंग होती रही है। लेकिन वहां हम्म। पे लोग कहते हैं कि जी ये होता है कि आपको पता है कि 4 बजे से लेके 5 बजे तक बिजली नहीं होती। तो हाँ आपने अपना काम जो है वो ऐसा कर लिया कि आपने जो है वो 4 बजे से पहले अपने काम निपटा लिए, फिर आपने 1 घंटा जो है बीच में, उसके बाद फिर आपने दोबारा काम शुरू किया। हमारे यहाँ तो सही। पता ही नहीं चलता है ना कि हम लोग अभी बैठ रहे हैं, मेरे पास अंधेरा हो जाए या आपके पास अंधेरा हो जाए। अच्छा पता ही नहीं चले। तो ये अच्छा इतनी सर सारी इंडिया। दूसरा फैक्टर, मैं चाहूंगा कि उसको, उस पे भी उसके ऊपर बड़ा फोकस है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
जिसका जिक्र जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपको मिलेगा, उसकी रिपोर्ट में मिलेगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे हम पता नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सिवा आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, आप इस दलदल से नहीं निकल सको। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कर्जे लेके तो मुल्क चला रहे हैं, लेकिन वो एक साहब है जो सुबह से लेके रात तक जो है वो आधे मुल्क को चोर डाकू कह के और अपने आप को मसीहा पेश करते हैं कि क्या बात है। अजीब किस्म की ऊट पटांग किस्म की बातें वो कर रहे होते हैं, और उसको रोकने वाला हमारे रियासत में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या पॉपुलिस्ट लीडर या पॉपुलर लीडर जो है उसको क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या कि जो कुछ कहता फिरे उसको कोई कहने वाला नहीं है। अदालतें देखें, अदालतों ने भी अपना एक खास किस्म का एक मकाम, एक नया ऑनर आइडेंटिटी जो है वो की है। हमारी हुकूमत जो है वो जो सारे इतने छोटी बड़ी पार्टियां मिला के उन्होंने बनाई है, वो भी कमाल के लोग हैं। उनको भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। सुबह से लेके शाम तक मिनिस्टर जो है वो इमरान खान के बयानों का जवाब दे रहे होते हैं। अरे बाबा, अपना काम करो यार, एक आध आदमी उसके ऊपर छोड़ दो कि उसको जवाब दे दे। ये लेके सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हो, उसके उसके वो बयान देगा, रात को देगा, बड़ा जलसे में बात करेगा। और ये साहबान जो है वो दूसरे दिन जो है वो कतार से एक दूसरे के बाद जो है वो उसका रिबटल देंगे और अपनी सारी चीजें पेश करेंगे। फोकस नहीं लग रहा। आपको मैं ये आपके इल्म में भी होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई को मशवरा दिया है कि वो पार्लियामेंट में वापस जाए, और उसने पीटीआई से ये पूछा भी है कि भाई आप समझ रहे हैं कि इतने सारे ज़िमनी इंतखाब का खर्चा कैसे होगा और क्या होगा। तो अदालत तो भी इसको उनको मशवरा दे रही है, लेकिन इमरान खान एक बात बताए कि अदालत पे तो बहुत सारी जगहों पे उनको मशवरा देना चाहिए तो वो हुक्म सादर फरमाती है। और जब होता है वो वहां पे मशवरे दे रही होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी बात है कि इमरान खान या पूरे पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आता कि आपका भाई आधे से ज्यादा जो मुल्क है वो डूबा हुआ है, आपके पास कुछ नहीं बचा है वहां पे। इंसानों के सिवाय इलेक्शन करेंगे क्या, या पानी में कश्तियों में जो है हम पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। और रमेश यार, लोग रोड पे बैठे, हम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन एक पीटीआई का या इमरान खान साहब का, अगर आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी गौर करें कि जो बानी एमक्यूएम थे अल्ताफ हुसैन साहब, उनको भी तकरीरें करने का बहुत शौक था। वो आए रोज जो है ना वो जलसे करते थे। यही शौक इमरान खान साहब को है। अब उन्होंने कल भी एक तहरीक का आगाज करने का वो कह दिया। हर मेरे ख्याल महीने वो एक नई तहरीक का आगाज कर रहे होते हैं। तो इनको कैसे समझाया जाए कि भाई अब जरा सब्र कर लो, हो गई आपके साथ हाथ, आपकी हुकूमत खत्म हो गई, थोड़ा दिन सब्र करके भी एक नई तहरीक का 3 महीने की प्रिपरेशन करके एक नई तहरीक का आगाज करो। हर जलसे में वो एक नई तहरीक का आगाज करने का इंदिया दे रहे होते हैं। तो इसके ऊपर रियासत हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करे? क्या उनको गिरफ्तार करके बंद कर दे? कैसे रिस्पॉन्ड करे उनको? देखिए सलाउद्दीन, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप के पास जो भी कवानीन मौजूद है उसमें इसका हल मौजूद है। सही। और आइन है आपका, आपका सबसे बड़ी जो है वो आपका आपका पाथवे है, वो आपका आइन है। उसके ऊपर जो है वो इस सारी रियासत को, इस सारे मामला को ऊपर से लेके नीचे चलाने के लिए आपके पास पूरे कवानीन मौजूद है। ठीक है, आपने कोई एरिया शायद नहीं छोड़ा जिसके लिए आपने कानून नहीं बनाया। तो खान साहब के खिलाफ कानून का इस्तेमाल कौन करेगा? जो कानून का इस्तेमाल करने का जिनको हक है, जो हुक्मरानी में बैठे हुए हैं, वो बेचारे वो हक इस्तेमाल कर नहीं सकते। ठीक है। दूसरा ये है कि जिनको ना होने के बावजूद सब कुछ करने का हक है, यानी कानूनी आईनी तौर पे उनको कुछ जो है वो हक नहीं है, लेकिन सारे हक वो हल्का इस्तेमाल करता है इस मुल्क में। और इस वक्त की जो गेम है, वो गेम क्या है? वो गेम ये है कि इमरान खान और हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है
उनके बीच में हाँ, बड़ी लड़ाई है खतरनाक किस्म हाँ, की। अब उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं हल निकल पा रहा? इसलिए कि इमरान खान के पीछे अमेरिका तो नहीं है ना, या सही। कोई और बड़ा मुल्क नहीं है। इमरान खान के पीछे कोई न कोई तो है, या तो इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, यही चीज़ हो सकती है ना। तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिलहाल उसके ज़हन का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई हाँ, न कोई तो है। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में अभी चले तक ये इस डिसाइड नहीं हुआ है कि करना क्या है। लेकिन इसका बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे सामने है। पूरी सोसाइटी डिवाइड होके रह गई है, पूरे इंस्टीट्यूशंस डिवाइड होके रह गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है कि आपके चले इसके सारे ऊपर। इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड हैं, और एक बंदा जो है वो पार्लियामेंट को मानता ही नहीं है। इमरान खान साहब अगर पार्लियामेंट में हाँ, चले जाएं तो आप समझेंगे, तो वो तो हाँ, तो ये समझेंगे तो मेरी तो बड़ी शिकस्त होगी, बहुत बड़ी। फिर कैसे करूंगा? वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो चल ये तो क्यों सुनेगा? हाँ, चलें ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि खान साहब पार्लियामेंट को उस वक़्त तक मानेंगे जब तक वो इक़्तिदार में होंगे या उसके अलावा भी उनकी नज़र में पार्लियामेंट की कोई हैसियत है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल हम नाज़रीन के लिए और छोड़ के जाते हैं कि वो कमेंट्स में इसके ऊपर बात करें। बहरहाल लेकिन आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की तौहीन अदालत के हवाले से पेशी भी है। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी, उसके ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी होगी और आने वाले दिन जो हैं, वो हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज हैं कि क्या वो अपनी ग्रोथ इस 3.5 से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पेशेंगोई की है, उससे बढ़ा पाती है और इन्फ्लेशन रोक पाती है। और इन्फ्लेशन रोकने के अंदर गवर्नेंस का भी एक बड़ा इश्यू है कि दुकानदार जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसमें गवर्नेंस कहाँ है? क्या गवर्नेंस इस चीज़ का नाम है कि बस आपने एक रेट लिस्ट अनाउंस कर दी और फिर आके चेक भी नहीं किया कि नीचे क्या सूरत-ए-हाल है। ये सारे चैलेंजेज़ हैं पीडीएम की हुकूमत को और आने वाले दिनों के अंदर मुल्क की सियासत किस रुख पे जाती है और क्या उस का असर हक अवाम को सहना पड़ेगा महँगाई की सूरत में और जीडीपी की ग्रोथ की सूरत में। थैंक यू वेरी मच मंजूर साहब। आइंदा भी थैंक आपसे यू। मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम राय लेते रहेंगे और आपका तज्ज़िया देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप थैंक वॉचिंग यू। राबता टीवी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।